शून्य से शिखर तक। प्रस्तावना। बनारस की गलियों में जब शाम ढलती है तो गंगा की लहरों पर दियों की एक चादर सी बिछ जाती है, लेकिन आर्यन के लिए वो रोशनी हमेशा पहुंच से दूर रही। वो उन अंधेरों का हिस्सा था जो घाट की सीढ़ियों के नीचे इतिहास और कचरे के बीच दबे रहते हैं। उसने 9 साल की उम्र में ही समझ लिया था कि दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है, एक वो जो आदेश देते हैं और दूसरे वो जो उन आदेशों की तामील करते हुए अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। आर्यन ने तय किया था कि वो तीसरी श्रेणी बनेगा, वो जो नियम बदल दे। अध्याय 1। मिट्टी की सुगंध और पसीने की गंध। आर्यन का घर एक छोटी सी कोठरी थी, जहां छत से टपकता पानी उसकी किताबों को गीला कर देता था। उसके पिता रामदीन एक रिक्शा चालक थे, जिनकी कमर वक्त से पहले ही झुक गई थी। आर्यन बेटा, फिर उन किताबों में सर खपा रहे हो? जरा हलवाई की दुकान से आधा किलो दूध तो ले आ, मां ने रसोई से आवाज दी। आर्यन ने अपनी फटी हुई गणित की किताब बंद की। उसने अपने फटे हुए कुर्ते की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। अभी गया मां। रास्ते में चलते हुए उसकी नजर सक्सेना एम्पायर के आलीशान बंगले पर पड़ी। वह शहर का सबसे बड़ा स्टील व्यापारी था। उस बंगले के सामने खड़ी चमचमाती काली मर्सिडीज को देखकर आर्यन के कदम ठिठक गए। उसने गाड़ी के शीशे में अपना चेहरा देखा, धूल से सना हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ए लड़के, यहां क्या कर रहा है? हट यहां से, गार्ड ने उसे डपटते हुए कहा। आर्यन हटा नहीं। उसने गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज देख रहा हूं, एक दिन इसमें बैठूंगा भी। गार्ड ठहाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन उस दिन बनारस की तपती दोपहर साक्षी थी। एक बीज बोया जा चुका था। भाग दो, इनके का सहारा। समय पंख लगाकर उड़ता है। 5 साल बीत गए। आर्यन अब 18 साल का हो चुका था। उसने अपनी 12वीं की परीक्षा शहर में टॉप की थी, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे उसके पास नहीं थे। उसके पिता रामदीन अब बिस्तर पर थे। फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। मां, मैं शहर जा रहा हूं, आर्यन ने एक सुबह अपना छोटा सा झोला उठाते हुए कहा। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। वहां तेरा कौन है बेटा? यह शहर बहुत बेरहम है मां। यहां रहकर मैं सिर्फ गरीबी देख सकता हूं, उसे मिटा नहीं सकता। मुझे जाने दो। शहर की चकाचौंध और अंधेरा। मुंबई, सपनों की नगरी, जहां लोग आते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन यहां की रफ्तार उन्हें अपनी कठपुतली बना देती है। आर्यन को यहां कोई सक्सेना एम्पायर नहीं मिला। उसे मिली एक छोटी सी चाय की दुकान, जो एक बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के ठीक सामने थी। उसका काम था ऑफिस के बड़े साहबों को चाय पहुंचाना, लेकिन आर्यन सिर्फ चाय नहीं पहुंचाता था, वह उनकी बातें सुनता था। निफ्टी गिर रहा है, रिलायंस के शेयर में उछाल आने वाला है, उस कंपनी का मर्जर होने वाला है। खाए खाम। वह रात को फुटपाथ पर बैठकर उन्हीं शब्दों को अपनी फटी हुई डायरी में लिखता और अखबारों के पुराने टुकड़ों से उनका मतलब समझता। पहली चाल। एक दिन ऑफिस का सबसे कड़क बॉस मिस्टर खन्ना अपनी कैबिन में परेशान बैठा था। उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ आंकड़े उलझे हुए थे। आर्यन चाय रखने गया और रुक गया। सर, अगर आप इस ग्राफ को कैंडलस्टिक पैटर्न के बजाय लाइन चार्ट पर देखें तो आपको सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, आर्यन ने दबे पांव पास जाकर कहा। खन्ना ने चौंक कर उसे देखा। क्या तुम एक चाय वाले लड़के? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? कोशिश करके देखिए सर, पिछले 3 दिनों से क्लोजिंग प्राइस यही इशारा कर रही है। खन्ना ने गुस्से में उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही आर्यन गया, उन्होंने उत्सुकतावश चार्ट बदला। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़का सही था।
50 लाख का संभावित नुकसान एक छोटे से सुधार से बच सकता था। भाग 3, शून्य से उदय। अगले दिन खन्ना ने आर्यन को चाय लाने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए बुलाया। कहां से सीखा ये सब? खन्ना ने पूछा। फुटपाथ की रोशनी और रब्बी के अखबारों से सर, आर्यन ने सादगी से जवाब दिया। खन्ना ने उसे एक मौका दिया डाटा एंट्री ऑपरेटर का। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उस युद्ध का पहला हथियार था जो उसे गरीबी के खिलाफ लड़ना था। उसने दिन रात एक कर दिए। वो ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे आखिरी में जाता। धीरे धीरे वो ट्रेडिंग के गुर सीखने लगा। उसने अपनी पहली कमाई घर भेजी, जिससे उसके पिता का इलाज शुरू हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस सक्सेना एम्पायर को वो बनारस में देखता था, उसका मालिक विक्रम सक्सेना अब मुंबई के बाजार पर कब्जा करना चाहता था, और उसकी नजर उसी फर्म पर थी जहां आर्यन काम करता था। भाग 4, शतरंज की बिसात। मुंबई की हवा में पैसे की महक होती है, और आर्यन अब उस महक को पहचानने लगा था। 3 साल के भीतर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर से मिस्टर खन्ना का दाया हाथ बन चुका था। उसकी सटीक भविष्यवाणियों ने कंपनी को करोड़ों का मुनाफा कमा कर दिया था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब सक्सेना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने मुंबई के बाजार में कदम रखा। विक्रम सक्सेना, वही शख्स जिसका बंगला आर्यन बनारस में हसरत भरी निगाहों से देखता था, अब उसके सामने एक प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़ा था। एक शाम दक्षिण मुंबई के एक आलीशान होटल में एक बिजनेस पार्टी थी। आर्यन, जो अब महंगे सूट और सलीके वाली बातचीत में ढल चुका था, वहां मौजूद था। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, अनन्या। वो विक्रम सक्सेना की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसके स्वभाव में अपने पिता जैसा अहंकार नहीं था। आप खन्ना साहब के नए जीनियस हैं, अनन्या ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जीनियस का तो पता नहीं, बस बाजार की धड़कनें पढ़ने की कोशिश करता हो। उस रात बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अनन्या को आर्यन की सादगी और उसकी संघर्ष की कहानी ने प्रभावित किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मुलाकात एक बड़े तूफान की दस्तक थी। भाग 5, विश्वासघात का दंश। विक्रम सक्सेना को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक मामूली चाय वाला उसके बिजनेस साम्राज्य को चुनौती दे। उसने आर्यन को खरीदने की कोशिश की, उसे अपनी कंपनी में ऊंचे पद का लालच दिया, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। अहंकार अच्छा नहीं है लड़के, सक्सेना ने ठंडे स्वर में कहा था। जिस ऊंचाई पर तुम हो, वहां से गिरने पर हड्डियां भी नहीं मिलती। सक्सेना ने एक गहरी चाल चली। उसने आर्यन के एक करीबी साथी राघव को लालच देकर फोड़ लिया। राघव ने कंपनी के गुप्त दस्तावेज और कुछ अवैध ट्रेडिंग के सबूत, जो सक्सेना ने खुद प्लांट किए थे, सेबी SEBI को भेज दिए। अगली सुबह आर्यन के ऑफिस पर छापा पड़ा। मिस्टर खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया और आर्यन का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। रातों रात जो आर्यन मार्केट का सितारा था, वो धोखेबाज बन गया। आर्यन के पास अब न नौकरी थी न साख। यहां तक कि अनन्या ने भी अपने पिता के दबाव में आकर उससे दूरी बना ली। भाग 6, राख से पुनर्जन्म, द राइजिंग। आर्यन वापस बनारस चला गया। वो टूट चुका था। गंगा के किनारे बैठे हुए उसने सोचा कि शायद उसकी तकदीर में वही गरीबी लिखी थी। तभी उसके पिता ने, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जब पतंग की डोर कटती है तो वो नीचे गिरती है, लेकिन हवा का एक झोंका उसे फिर ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। क्या तूने लड़ना छोड़ दिया? उन शब्दों ने आर्यन के अंदर की आग को फिर से जला दिया। उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक नया स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया, और शून्य फिनटेक। इस बार उसका हथियार लालच नहीं बल्कि ईमानदारी और टेक्नोलॉजी थी। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो छोटे व्यापारियों
और गरीब किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता था। धीरे धीरे पूरे देश के छोटे निवेशक आर्यन के साथ जुड़ने लगे। शून्य एक आंदोलन बन गया। भाग 7, अंतिम मुकाबला। विक्रम सक्सेना का साम्राज्य पुराने ढर्रे पर चल रहा था। आर्यन के नए मॉडल ने सक्सेना के बिजनेस की जड़ें हिला दी। सक्सेना ने उसे मिटाने की आखिरी कोशिश की। उसने शून्य को खरीदने के लिए 500 करोड़ का ऑफर दिया। आर्यन ने उसे अपने पुराने बनारस वाले घर पर बुलाया, वही घर जहां से उसने सक्सेना का बंगला देखा था। सक्सेना साहब, आर्यन ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, ये चाय वैसी ही है जैसी मैं मुंबई में पिलाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपका खरीदार। आर्यन ने खुलासा किया कि उसने गुपचुप तरीके से सक्सेना ग्रुप के डूबते हुए शेयरों को खरीद लिया था। अब वो सक्सेना की कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। आपने मुझे जीरो बनाया था, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जीरो के बिना गणित भी अधूरा है। उपसंहार। विक्रम सक्सेना का साम्राज्य गिर गया, लेकिन आर्यन ने उसे बर्बाद नहीं किया। उसने कंपनी को प्रोफेशनल्स के हाथ में सौंप दिया। अनन्या और आर्यन के बीच की दूरियां मिटी, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं थे। अनन्या ने अपनी अलग पहचान बनाई। आर्यन आज भी बनारस के घाट पर जाता है। अब उसके पास मर्सिडीज है, रुतबा है, लेकिन वे आज भी उसी फटी हुई गणित की किताब को संभाल कर रखता है। सीख। सफलता केवल ऊंचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से खड़े होने का नाम है।